नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने मध्य प्रदेश के राजवंश में आपको गर्दभील वंश कराया और आज हम बात करने वाले हैं कच्छप घाट वंश की। यदि आपने हमारे मध्यकालीन इतिहास का वीडियो देखा हो, जिसमें आपने यदि तुर्की आक्रमण देखा हो, जिसमें महमूद गजनवी के बारे में बताया है, तो आपको ये आज का कच्छप घाट वंश बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। वहां पर आपने देखा होगा कि महमूद गजनवी मध्य प्रदेश में एक राजा जो वज्र दामन रहते हैं उनकी सहायता लेता है और विद्याधर चंदेल की सहायता लेता है और क्या करता है, गुर्जर प्रतिहार यानी कि विजयपाल, उनके जो प्रतिनिधि रहते हैं दो कन्नौज शहर में, हरदत्त मथुरा में और कुलचंद, ये दोनों ही रहते हैं। बुलंदशहर में कौन, हरदत्त, और मथुरा में कौन रहते हैं, कुलचंद। इन दोनों को पराजित करता है और आगे जाकर फिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटता है, जहां पर भीमराज प्रथम सोलंकी वंश के होते हैं, उनको ये पराजित करता है और जाट उसको आगे घेर लेते हैं। तो ये स्टोरी आपने वहां पर सुनी होगी, उसको पूरा देखना। यहाँ पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अब हम चर्चा करने वाले हैं कच्छप घाट वंश की। तो उस समय क्या था, समकालीन भारत में कौन था, दिल्ली और अजमेर पर चौहानों का राजवंश चल रहा था और समकालीन भारत किसके था, चंदेलों के समकालीन था। और भारी आक्रमण किसका होता है, महमूद गजनवी का होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा कच्छप घाट वंश है, तो इसका शासनकाल 950 से लेके 1110 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलता है, 950 से लेके 1110 ईस्वी तक ये शासनकाल चलता है। क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो ग्वालियर में ग्वालियर शाखा, शिवपुरी में तुम्हारी नरवर शाखा और श्योपुर में है दुबकुंड शाखा। तो सबसे पहले दुबकुंड शाखा में जो शिलालेख मिलते हैं वह 1088 ईस्वी में मिले हैं, जहां से हमको कच्छप घाट राजवंश की जानकारी मिलती है। और मुरैना में यदि हम देखें तो मुरैना में जो जैन प्रतिमा लेख है सियोनिया में, वहां से भी हमको कच्छप घाट राजवंश की जानकारी मिलती है। और ग्वालियर में यदि हम बात करें तो ग्वालियर में ग्वालियर शाखा है और ग्वालियर शाखा में सास बहु अभिलेख मिला है 1093 ईस्वी में, जिसमें कच्छप घाट के राजवंश की जानकारी पूरी तरीके से लिखी गई है। ग्वालियर अभिलेख 1104 में मिला और इसमें भी कच्छप घाट राजवंश की जानकारी बताई गई है। शिवपुरी में एक ताम्र अभिलेख मिला है, वहां से भी हमें कच्छप घाट की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्र है, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर उत्तर का है, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में इनका पूरा निवास है। समकालीन भारत किसका था, तो मैंने बताया था इस समय क्या था तुम्हारा, चंदेलों का। क्या लिखेंगे अपन, चंदेलों का, चंदेलों का। और दिल्ली अजमेर पर शासन किसका था, चौहानों का। दिल्ली अजमेर पर किसका था शासन तुम्हारा, चौहान वंश, ठीक है। और भारी आक्रमण किसका हुआ, महमूद गजनवी। भारी आक्रमण कौन, महमूद गजनवी। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि ग्वालियर शाखा का जो मतलब पहला शासक बताया गया है, मतलब कच्छप घाट राजवंश का जो पहला शासक है वह राजा लक्ष्मण को बताया गया है। और ये कहां से जानकारी मिलती है, तो सास बहू जो अभिलेख है वहां पर राजा लक्ष्मण को शासक बताया गया। लेकिन वास्तविक शासक की यदि हम संस्थापक की बात करें तो कौन है, वो हमारे वज्रदामन है। अब वज्रदामन की हम बात कर लें तो वज्रदामन के हमारे 3 पुत्र रहते हैं। पहला रहता है मंगलराज, दूसरा रहता है सुमित्र और तीसरा रहता है युवराज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युवराज का गूगल पर या कहीं पर भी आप सर्च करोगे या कोई सा भी यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे तो इनके मतलब पिता के नाम को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर इसका पुत्र बना दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो 3 शाखाएं, कौन कौन सी शाखा रहती है तुम्हारी, ग्वालियर, नरवर और तुम्हारी दुबकुंड शाखा ये रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है, जो पहली शाखा है हमारी ग्वालियर शाखा, तो वज्रदामन की किसने सहायता ली थी, महमूद गजनवी ने सहायता ली थी। और महमूद गजनवी यानी वज्रदामन ने क्या किया था, गुर्जर प्रतिहार विजयपाल को परास्त किया और कन्नौज शहर में तुम्हारे बुलंदशहर में हरदत्त और मथुरा में कुलचंद को परास्त किया और गोपादी दुर्ग पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया वज्रदामन ने। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी कहाँ थी, सियोनिया थी, बाद में इन्होंने राजधानी ग्वालियर को बनाया। अब वज्रदामन के जो पुत्र रहते हैं मंगलराज, मंगलराज की जानकारी हमें ऊषा मंदिर अभिलेख बयाना राजस्थान से मिलती है। कहां से मिलती है, ऊषा मंदिर अभिलेख बयाना, राजस्थान में एक अभिलेख है ऊषा मंदिर में, वहां से हमको मंगलराज की जानकारी मिलती है। बताया गया है कि यह कच्छप घाट राजवंश के उत्तराधिकारी हैं। मंगलराज का उत्तराधिकारी आता है आपका कीर्तिराज। जैसा कि आपने देखा होगा कि 1021 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ग्वालियर की तरफ द्वारा आता है तो क्या करता है, कीर्तिराज यानी कि ग्वालियर के राजा से संधि करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और विद्याधर चंदेल को क्या करता है, 15 किले देता है और संधि करता है
और आगे जाकर अपनी शक्ति का विस्तार कर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटता है। तो ये वही कीर्तिराज हैं जिनका जिक्र उस लेक्चर में किया गया था। अब फिर आते हैं मूलदेव, इनके उत्तराधिकारी। कीर्तिराज ने एक काम और किया, कीर्तिराज ने मुरैना में आसन नदी के किनारे ककनमठ मंदिर की नींव डाल दी। क्या डाल दी? ककनमठ मंदिर की नींव डाल दी। ककनमठ मंदिर क्या है? एक शिव मंदिर है। और फिर इसके बाद आते हैं मूलदेव और फिर आते हैं देवपाल। तो देवपाल ने इस ककनमठ मंदिर को पूरा बनवा दिया और साथ ही साथ मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। यह 64 कक्षों वाली दीवार से घिरी हुई एक शाखा है और यह 7100 महादेव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुरानी संसद की जो वास्तुकला है वो हमारे 64 योगिनी मंदिर से ही ली गई है, जो कि मुरैना के मितावली में पड़ता है। यदि आप कभी जाएं तो इसको घूमकर आएं। इसके बाद आता है हमारा सूर्यपाल, वो पद्मपाल। पद्मपाल क्या करता है? पद्मपाल सास बहू मंदिर और ग्वालियर के किले की नींव रख देता है। मतलब ये फाउंडेशन भर के चले जाते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी फाउंडेशन, ऐसे इन्होंने ये फाउंडेशन भर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? सूर्यपाल आते हैं, पद्मपाल के भाई हैं और ये क्या करते हैं? इसका पूरा निर्माण करवा देते हैं। फिर आते हैं तुम्हारे महिपाल और महिपाल के बाद आते हैं अजयपाल। अजयपाल के बाद आते हैं आस्करण। तो ये राजा कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आए और गए। तो यहाँ तक यदि कहानी पूछी जाएगी आपके एग्जाम में तो यहाँ तक पूछी जाएगी। अगर पूछा जाएगा कि आस्करण किसके समकालीन थे तो ये अकबर के समकालीन थे। और सुलक्षण पाल कौन था? तो सुलक्षण पाल आपका मोहम्मद गौरी का समकालीन था। इसके बाद आता है आपका रतनपाल और रतनपाल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। हालांकि ये शैव धर्म के प्रति भी सहिष्णु रहे और इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया इस वंश ने। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी शाखा पर। दूसरी शाखा कौन सी? हमारी नरवर शाखा। और नरवर शाखा में वज्रदामन का दूसरा पुत्र जो कि सुमित्र है वह बैठता है। और सुमित्र के बाद उसके 3 पुत्र आते हैं, गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह देव। तो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको याद करने वाली है कि इस जो वंश के राजा थे, कच्छप घाट वंश के, तो इनकी उपाधि क्या थी? तो महाराजा धीराज और छोड़ीपति या तिलकम, ये 3 आपको उपाधि धारण मतलब दिमाग में रखनी है। ज्यादातर ये तीनों ही उपाधियां हर राजा ने धारण की हैं। बाद बाकी अन्य उपाधियों की बात करें अपन तो परम भागवत या तो वो ये उपाधि आप ध्यान में ना रखें तो बढ़िया, क्योंकि आप उनको भूल जाएंगे। लेकिन ये 3 उपाधि जरूर ध्यान में रखनी है, महाराजा धीराज, कच्छप घाट, तिलकम, छोड़ीपति और तुम्हारी महाराजा धीराज, ये आपको उपाधि ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं, फिर सुमित्र हो गया, फिर चलते हैं हम लास्ट में दोकुंड शाखा की तरफ। दोकुंड शाखा को डोव या चंडोवा शाखा भी कहते हैं। यहाँ के जो संस्थापक रहते हैं वह कौन रहते हैं? युवराज रहते हैं। और युवराज के बाद तुम्हारे कौन आते हैं? अर्जुन सिंह आते हैं। और अर्जुन सिंह के बाद कौन आते हैं? अभिमन्यु आते हैं। ठीक है, अब अर्जुन अभिमन्यु महाभारत वाले मत जोड़ देना, यहाँ पर नाम रखा है उनका। तो अभिमन्यु आते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे विद्याधर चंदेल के समकालीन रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बुंदेलखंड में किसका शासन कहा? तो बुंदेलखंड में विद्याधर चंदेल थे। कौन थे बुंदेलखंड में? विद्याधर चंदेल। और विद्याधर चंदेल किसके समकालीन थे? तो विद्याधर चंदेल थे तुम्हारे महमूद गजनबी के समकालीन। और यहाँ पर हम बात करें कीर्तिराज की तो कीर्तिराज भी महमूद गजनबी का समकालीन था। तो यहाँ पर ये भी किसके समकालीन होंगे? विद्याधर चंदेल के और महमूद गजनबी के समकालीन होंगे। लेकिन क्या होता है कि 1030 ईस्वी में जाटों से युद्ध करने के बाद 1027-28 में जब जाटों से युद्ध होता है महमूद गजनबी का, तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद क्या होता है? ये विद्याधर चंदेल थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं और यहाँ पर किसकी शक्ति बढ़ जाती है? विजयपाल आते हैं, धीरे धीरे फिर आते हैं विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह ऐसे सबसे शक्तिशाली राजा रहे जिन्होंने भोज शासकों को पराजित किया और जो तुम्हारे विद्याधर चंदेल थे उनको भी पराजित किया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो यदि पूछा जाए कि कच्छप घाट वंश में सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था, तो सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा हमारा विक्रम सिंह था, जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। क्योंकि इसके समय आते आते क्या हुआ था? महमूद गजनबी मर चुका था और महमूद गजनबी की शक्ति किससे जुड़ी थी? विद्याधर चंदेल से। विद्याधर चंदेल भी ढीले पड़ जाते हैं और लास्ट में ये स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है। तो ये हमारी थी यहाँ पर कच्छप घाट राजवंश की थोड़ी सी जानकारी। यदि आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाकर चलेंगे और स्टोरी फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप याद रखेंगे तो आपको कच्छप घाट वंश बहुत ही सरल लगेगा। YouTube पर काफी वीडियो डले हुए हैं लेकिन उन्होंने किसी ने कच्छप घाट वंश को महमूद गजनबी से कनेक्ट करके नहीं बताया है। और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि कच्छप घाट वंश क्या है, जबकि हमारे इतिहास में हर चीज किसी ना किसी से कनेक्ट है। तो आप कनेक्ट फॉर्मेट में पढ़िए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है
तो मुझे आगे कमेंट करते रहें और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो उसको आप मेरे से पूछते रहें। अब रही बात इसके पॉइंटों की, तो वो मैं पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करवाता हूँ। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब डाल लीजिए, यहाँ पर पॉइंटों की बारी है, अपन पॉइंट नोट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको डालना है ग्वालियर शाखा। क्या डालना है आपको यहाँ पर? ग्वालियर शाखा। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? पहला शासक या पहला राजा कौन है आपका? लक्ष्मण सिंह। कोष्टक में लिखेंगे सास बहू अभिलेख के अनुसार। सास बहू अभिलेख। सास बहू मंदिर है या सास बहू का मंदिर नहीं है, या विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, नहीं आप सोचो कि सास बहू का मंदिर हो, लड़ाई हो गई हो, बनवा दिया हो, नहीं, ये विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो सास बहू मंदिर में सास बहू अभिलेख मिला है, और सास बहू अभिलेख के अनुसार राजा लक्ष्मण को पहले मतलब कच्छप गौड़ राजवंश का पहला राजा बताया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन वास्तविक शासक या वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है अपने? वज्रदामन। वज्रदामन। अब वज्रदामन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वज्रदामन क्या करते हैं? गुर्जर, इनके अभियान लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और इनके पुत्र लिख लेते हैं। तो पहले पुत्र लिख लेते हैं अपन। इनके पुत्र कौन कौन से थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पुत्र आपका कौन रहता है? तुम्हारा मंगलराज। मंगलराज कौन? मंगलराज कहाँ बैठेगा? ग्वालियर शाखा पर बैठेगा। फिर तुम्हारा दूसरा रहेगा सुमित्र, और सुमित्र कहाँ बैठेगा? नरवर शाखा में बैठेगा। और दूकुंड शाखा में तुम्हारा कौन बैठेगा? युवराज बैठेगा, जिसको हम दोया चंडोबा भी कहते हैं, ठीक है, दूकुंड शाखा को। तो ये क्या हो गया? युवराज। ये क्या हो गए? उत्तराधिकारी, ठीक है। कोष्टक में आप यहां लिखना उत्तराधिकारी। जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं उसी फॉर्मेट में आप नोट्स बनाते चलना, तो आपको मेरी स्टोरी कनेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे इनके राजधानी वज्रदामन की। तो राजधानी क्या थी? राजधानी शुरुआत में क्या थी आपकी? सियोनिया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? निवास स्थान लिखेंगे इनका। निवास स्थान कहाँ था तुम्हारा? उत्तरी मध्य प्रदेश। निवास उत्तरी मध्य प्रदेश। निवास उत्तरी मध्य प्रदेश। फिर लिखेंगे हम यहाँ क्या? गुर्जर प्रत्याहार अभियान लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अभियान। तो अभियान में पहला अपन क्या लिखेंगे? गुर्जर प्रत्याहार। गुर्जर प्रत्याहार विजयपाल को पराजित किया। विजयपाल को पराजित कर गोपाद्री दुर्ग पर, गोपाद्री दुर्ग, कोष्टक में लिख सकते हैं गोपांचल पहाड़ी। गोपांचल पहाड़ी, गोपाद्री दुर्ग पर कब्जा, ठीक। गोपाद्री दुर्ग पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। दूसरा क्या लिखेंगे हम? पहला पॉइंट ये हो गया इसमें, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मुरैना से, अब राजधानी कहाँ करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो राजधानी मुरैना से ग्वालियर। राजधानी मुरैना से ग्वालियर। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कन्नौज में। कन्नौज में कहा? बुलंदशहर। बुलंदशहर में कौन? हरदत्त। और मथुरा में कौन? कुलचंद। मथुरा में कौन है आपके? कुलचंद। गुर्जरों के प्रतिनिधि को गुर्जर प्रत्याहार ऐसे लिख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के प्रतिनिधि,
गुर्जर प्रत्याहार कौन? विजयपाल। कौन है ये? विजयपाल। तो ये इनके प्रतिनिधि थे जो कि यहाँ पर शासन कर रहे थे। क्या लिखें? गुर्जर प्रत्याहार के प्रतिनिधियों को परास्त किया, निधियों को परास्त किया। ठीक है, अब ये इनके हो गए अभियान। इसके बाद लिख देंगे हम इनकी उपाधि। तो उपाधि क्या लिखेंगे? महाराजा धिराज, महाराजा धिराज और छोड़ीपति और, ठीक है, महाराजा धिराज, छोड़ीपति और तिलकम या कच्छपघात, जो भी आप उपाधि, मतलब जो इनमें दो उपाधि है मेन है, छोड़ीपति और तिलकम और तुम्हारा महाराजा धिराज, ये उपाधि है। तो ये होगा किसके पॉइंट होगा हमारे? ये किसके? वज्रदामन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अगला पॉइंट क्या? मंगलराज गद्दी पर बैठा, मंगलराज वज्रदामन, मंगलराज गद्दी पर बैठा, मंगलराज इनके बाद गद्दी पर बैठा, मंगलराज इनके बाद ग्वालियर शाखा का संस्थापक बना, ग्वालियर शाखा का संस्थापक बना। इसके बाद लिखेंगे हम क्या? मंगलराज के बाद कौन आते हैं? कीर्तिराज, कीर्तिराज मंगलराज के उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में ग्वालियर शाखा पर शासन किया, ग्वालियर शाखा पर शासन किया। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के पॉइंट लिखाता हूं। अब यहाँ पर कीर्तिराज के पॉइंट में अपन को और क्या लिखना है? तो कीर्तिराज के पॉइंट में क्या लिखना है? इन्होंने, कीर्तिराज ने, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कीर्तिराज ने मुरैना में आसन नदी के किनारे, कहाँ? मुरैना में आसन नदी के किनारे क्या किया? ककड़मठ मंदिर, ककड़मठ मंदिर, ककड़मठ मंदिर की नींव डाली, मंदिर की नींव डाली। ठीक है, इसके बाद फिर कौन आते हैं तुम्हारे? कीर्तिराज के बाद कौन आते हैं? कीर्तिराज के बाद आते हैं आपके मूलदेव। कौन आते हैं? मूलदेव। और इनकी उपाधि क्या रहती है? भुवनपाल। उपाधि क्या रहती है इनकी? भुवनपाल। फिर आते हैं तुम्हारे देवपाल, और देवपाल क्या करते हैं? ककड़मठ मंदिर का पूरा निर्माण करवा देते हैं। और इनकी उपाधि कौन सी रहती है? अपराजित विरुद्ध। लिखेंगे इनकी उपाधि, अपराजित विरुद्ध। वो दो उपाधि तो आपको मेन में रखनी ही है, और बाद बाकी जो एक एक सिंगल जो उपाधि है वो मैं सिर्फ आपको लिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कोई भी उपाधि ध्यान ना रहे तो महाराजा धिराज, छोड़ीपति, तिलकम और कच्छपघाट, ये उपाधि आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ककड़मठ मंदिर का पूर्ण निर्माण, ककड़मठ मंदिर का पूर्ण निर्माण। ठीक, इसके बाद फिर कौन आते हैं आपके? देवपाल के बाद कौन आते हैं? देवपाल के बाद आते हैं आपके पद्मपाल। कौन आते हैं? पद्मपाल। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? पद्मपाल। यहां पर सन के बारे में मत सोचना कि कौन कब आया, क्योंकि इस राजवंश से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सन के कभी नहीं बने हैं, इसलिए मैंने भी आपको सन डालकर कंफ्यूज नहीं किया, बस शुरुआत में लिखा दिया है। और अगर आप सन की कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो सन का दोबारा से वीडियो एक रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो देवपाल क्या करते हैं? ये परपंथियों यानी कि दासों का उन्मूलन किया। दूसरा इन्होंने क्या काम किया?
ग्वालियर के किले की नींव, ग्वालियर किले की नींव, ठीक। और सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर की नींव। और सास बहू मंदिर क्या है तुम्हारा, एक विष्णु मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो नीचे, नहीं ध्यान भूल जाए। सास बहू क्या है, विष्णु मंदिर। तो इन्होंने क्या किया, ये पद्मपाल ने ये काम किया। और इसके बाद इन्होंने और काम क्या किया, पद्मनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। क्या लिखेंगे यहाँ पर चौथा काम, पद्मनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया, पद्मनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद फिर आते हैं तुम्हारे सूर्यपाल, और वह क्या करते हैं, सूर्य जनित द्रवनंदन की क्या करते हैं, उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालेंगे सूर्यपाल, ठीक है। अगला शासक डाल लेंगे अपन सूर्यपाल। और सूर्यपाल कौन है भाई, इनके पद्मपाल के कौन है, ये भाई। और ये क्या करेंगे, उपाधि धारण करेंगे, सूर्य नृप की उपाधि धारण करेंगे, उपाधि सूर्य नृप की, ठीक है। अब सूर्यपाल के बाद आगे के जो राजा हैं, जैसे कि वो छोटे छोटे राजा हैं, जैसे महिपाल है, तो महिपाल क्या करता है तुम्हारा, जो इनके काम अधूरे हैं, इन्होंने नींव डलवाई है, तो बस इनका एक राजा लिखेंगे, कौन सा, महिपाल। और महिपाल क्या करेगा, महिपाल के में पॉइंट सिर्फ आपको एक लिखना है कि पद्मपाल के अधूरे कामों को यह पूर्ण कर देगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, पद्मपाल के अधूरे स्थापत्य कार्य को, स्थापत्य कार्य को पूर्ण करता है। स्थापत्य वाले कार्य कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्वालियर के किले की नींव रखवाई, तो ये ग्वालियर के किले का पूरा निर्माण करवाएगा। सास बहू मंदिर की नींव रखवाई, ये सास बहू मंदिर का पूरा निर्माण करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या थी, स्थापत्य कला था। अगर आप इनको पूरा लिखेंगे तो नोट्स लंबा होगा, तो डायरेक्ट मैंने एक लाइन में लिख दिया, पद्मपाल के अधूरे स्थापत्य कार्य को ये पूर्ण करता है। तो इस तरीके से आप यदि नोट्स बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद फिर आता है तुम्हारा कौन, रतनपाल। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, रतनपाल, रतनपाल। और यहां पर आगे लिखेंगे बस जैन धर्म को संरक्षण, जैन धर्म को संरक्षण। और बाद बाकी के जो पॉइंट थे, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था, तो उसी के हिसाब से आपको याद रखने हैं कि आस्करन अकबर के समकालीन थे, ठीक है। सुलक्षण पाल या सोलंकी कौन थे तुम्हारे, मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। तो वो इसको आप यहाँ पर ऐड मत करना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर आपको ऐड करवा दिए, इनको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, स्टोरी मैंने आपको कवर की पूरी। अब जो पॉइंट थे वो मैंने पॉइंट आपको सामने लिख दिए, फिर भी एक बार और समझा देता हूँ। इसके बाद अपन को डालनी थी नरवर शाखा, ग्वालियर शाखा के बाद। तो नरवर शाखा में क्या लिखेंगे, स्थान कहाँ पर है, शिवपुरी में है, ठीक है। इसके बाद सिंध नदी है, निकलती है यहाँ से। और तुम्हारा संस्थापक कौन है, सुमित्र, जैसा कि मैंने बताया था, वज्रदामन का दूसरा पुत्र। और इसके 3 बेटे रहते हैं, कौन कौन से, गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह देव। तो गगन सिंह, इनमें उपाधि मैंने आपको कॉमन बताई थी कि महाराजा धराज, कच्छप घाट और छोड़ीपति और तिलकम। इसके अलावा इन्होंने ये उपाधियां और धारण की हैं, मतलब वो उपाधि तो इन्होंने धारण की है, उसके साथ में कौन कौन, गगन सिंह ने परमेश्वर, शरद सिंह ने प्रबल परम भट्टारक और वीर सिंह देव ने परम भट्टारक, परमेश्वर, परम ब्राह्मण। इसके बाद फिर दोकुंड शाखा आती है। दोकुंड शाखा को डोब या चंडोबा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। स्थान कहाँ है, श्योपुर में है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर अभिलेख कौन सा मिला है, 1088 ईस्वी में मिला है। इसके बाद समकालीन, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये चंदेलों के, महमूद गजनवी के समकालीन थे। और दूसरा तुम्हारा राजा भोज विद्याधर, कौन से थे, कौन से राजा थे तुम्हारे, परमार शासक राजा भोज के भी ये समकालीन रहते हैं। पहले शासक कौन रहते हैं, युवराज, जो कि हमने वज्रदामन के तीसरे पुत्र के रूप में कनेक्ट किए थे, जैसा कि आपको शुरुआत में डायग्राम बनवाया। शासनकाल की बात करें तो 1000 से 1015 ईस्वी तक चलता है। उपाधि कुलभूषण की उपाधि धारण करते हैं महाराजा छोड़ीपति। तिलकम घाट या कच्छप घाट उपाधि के बाद भी ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं, कुलभूषण की। इनका पुत्र आता है युवराज के बाद अर्जुन, और अर्जुन का पुत्र आता है अभिमन्यु। और ये सभी शासक किसके समकालीन थे, फिर बता रहा हूं एक बार, तो भोज विद्याधर और महमूद गजनवी और परमार शासक राजा भोज के। अब
फिर कौन सा आता है, विजयपाल आता है, और विजयपाल उपाधि कौन सी धारण करता है, अधिराज विजय की करता है। फिर आते हैं विक्रम सिंह, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रथम स्वतंत्र शासक थे, जिनके समय तक आते आते महमूद गजनवी मर जाता है, और महमूद गजनवी के बाद तुम्हारी विद्याधर चंदेल की शक्ति भी ढीली पड़ जाती है, और राजा भोज रहते हैं जो परमार शासक, वो भी कमजोर पड़ जाते हैं, और इन सभी को यह मारकर परास्त कर क्या करता है, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करता है। और फिर इसने संरक्षण किसको दिया, तो दाहाड़ जैन आचार्य को इसने संरक्षण दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कच्छप घाट राजवंश में यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति तो सहिष्णु रहे ही थे, साथ में इन्होंने शैव धर्म के प्रति तो सहिष्णु रहे थे, साथ में इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। स्थापत्य में आपको पॉइंट क्या लिखना है, आपको डालना है स्थापत्य, और वहां पर आपको लिखना है ककनवट मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 7 बहु मंदिर। और 64 योगिनी जो मंदिर था उसको 71 महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मुरैना के मितावली में है, नोट कर लेना पॉइंट। और पुरानी संसद की वास्तुकला भी यहीं से ली गई है। तो इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस बेस्ड नोट बनाने हैं। नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं जैसा मैं आपके सामने फॉर्मेट प्रस्तुत कर रहा हूं, और स्टोरी आपको लेक्चर वाइज सुनकर ही याद करनी है। ज्यादा मटेरियल आप लिखेंगे तो नोट्स बड़ा हो जाएगा और एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में आपको दिक्कत आएगी। यदि आपको कच्छप घाट वंश समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है हमारे कंटेंट में। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।